हेलो बच्चों, कैसे हो सब? और अब हम देखने वाले हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, है ना? तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम इसके वर्ड को समझ लेते हैं कि आखिरकार ये वर्ड जो है कंजर्वेटिज्म, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वर्ड बना है कंजर्वेटिव वर्ड से। यहाँ पर दिख रहे हो कंजर्वेटिव, है ना? ये वर्ड बना है कंजर्वेटिव वर्ड से, और कंजर्वेटिव बिलीव करते थे, वो मानते थे, दे बिलीव that established traditional institution of state and society। यानी कि उनका मानना ये था कि स्टेट जो है वो हमेशा चलना चाहिए किस पे, ट्रेडिशन पे। यानी कि वो ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशंस जिनको बनाए गए थे मोनार्की के टाइम पे, ठीक है। और ये बोला गया कि वो चलने चाहिए ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन के बेस पे, जस्ट लाइक मोनार्की। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जस्ट लाइक मोनार्की। और उसको कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि उस पूरे के पूरे सिस्टम कंट्रोल होगा चर्च के थ्रू। और समाज में होने वाले, यानी कि फ्रांस पहले बटा हुआ था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में। तो वो सोशल हायरार्कीज बोला जाता है, यानी कि सामाजिक जो क्रमबद्धता बनी हुई होती है, यानी कि पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा और तीसरे नंबर पे कौन आएगा, है ना? उसको बोलते हैं सोशल हायरार्कीज। जो बनी हुई थी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के बीच में, वो हमेशा होना चाहिए और जिस पे कंट्रोल होना चाहिए चर्च का। प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, है ना? मोस्ट कंजर्वेटिव हावेवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरीज डेज। लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो फ्रांस में लोग रह रहे थे, वो नहीं चाहते थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो भी चेंजेस आए थे, ठीक है, उसे बोलते हैं पोस्ट रिवॉल्यूशनरीज। और जो सोसाइटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले की थी उसे बोलते हैं प्री रिवॉल्यूशनरी। अब बहुत सारे लोग उस प्री रिवॉल्यूशनरीज डे में लौटना नहीं चाहते थे कि फिर से उनके ऊपर मोनार्की रूल करेगा और टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों को दिया जाएगा। तो ओवरऑल इस वाले पूरे सिनेरियो को समझाने के लिए मैं एक पिक्चर की हेल्प लेता हूँ। तो यहाँ पर इस फिगर में बताई गई है, यहाँ पर देखो कि ये है लुई 16, ठीक है, और ये है मैरी एंटोनियट। अब लुई 60 जो है वो है फ्रांस के किंग, बनाए गए थे 20 साल की एज में ही। और मैरी एंटोनियट जो है वो है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। अब इन दोनों की शादी होती है, ठीक है, इन दोनों की शादी होती है और शादी होने के बाद ऑस्ट्रिया का पूरा सपोर्ट मिलता है लुई 16 को, है ना? ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं हम कुछ पॉइंट्स पे, अब यहाँ पर गौर करो। देखो, फ्रेंच सोसाइटीज 18th सेंचुरी के अराउंड। अब यहाँ पर बताया गया है कि 1764 में लुई 16 को बर्बर फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, उन्हें राजा बनाया जाता है और 20 साल की एज में उनकी शादी करवाई जाती है मैरी एंटोनियट से, जो होती हैं ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ठीक है। अब जिस समय फ्रांस की गद्दी पे लुई 60 बैठता है, उसकी ट्रेजरी पूरी की पूरी खाली मिलती है। साथ ही साथ उसने बहुत सारे पैसे उधार लिए थे वॉर की वजह से, जो चुकाने मुश्किल होते हैं। तो ओवरऑल अगर आप इन सिनेरियो को समझिए, ठीक है, मैप की हेल्प से, यहाँ पर देखो, अब इस मैप की हेल्प से समझते हैं। इस मैप में ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको ये किंगडम ऑफ फ्रांस दिख रहा है, और ये जो येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा है ऑस्ट्रिया, जो कि एक बहुत बड़ा एम्पायर है, ठीक है। ये वाला हो जाता है आपका जर्मनी वाला पार्ट, जो बाद में बनने वाला है ऑलमोस्ट 1871 के अराउंड में, उस पे आएंगे हम लोग बाद में, ठीक है। ये वाला नीदरलैंड वाला पार्ट हो जाता है, ये रशिया वाला पार्ट है, ये पर्सिया वाला पार्ट है ना? ये पोलैंड यहाँ पर है, और यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर है, टर्की है। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो घिरा हुआ था इन पावरफुल किंगडम्स के, जिसमें से इन पावरफुल किंगडम्स में से कुछ ही किंगडम्स आते हैं, जैसे कि ये फ्रांस वाला, ये ऑस्ट्रिया वाला, ये ऑटोमन, ये पर्सिया और ये रसिया। यानी कि यही पांच मिलकर के पूरे यूरोप को संभाल रहे थे, है ना? अब कंडीशन यहाँ पर ये है कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस की शादी होती है यहाँ फ्रांस के किंग से। तो इसका मतलब है कि फ्रांस को पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, किसका? ऑस्ट्रिया का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। और पूरा सपोर्ट जब ऑस्ट्रिया का मिलेगा उनको, तो फ्रांस में अगर कोई भी चेंजेस आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट ऑस्ट्रिया पर भी पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस की शादी कहाँ हुई थी? फ्रांस के किंग के साथ, जो कि थे लुई 16, है। तो यहाँ तक आप समझ चुके हो। मैंने आपको ये इसलिए समझाया
ताकि आप लोग आने वाले सिनेरियो को समझ पाओ। ठीक है? अब देखते हैं, ध्यान दो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगला चीज़ है कि नेपोलियन की शुरुआत होती है, ठीक है? अब यहाँ पर rather they realize from the change initiated by Napoleon, the modernization could in fact strengthen traditional institution like the monarchy. अब जिस समय नेपोलियन वहाँ का किंग बनता है, वहाँ का डिक्टेटर बनता है, तब वो बहुत सारे चेंजेस लाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था नेपोलियन कोड 1804 के बारे में, है ना? वो बहुत सारे चेंजेस लेकर के आता है, जिससे बहुत सारे ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको घाटा होता है। और वो लोग चाहते हैं कि फिर से नेपोलियन को हटाया जाए। और हमने देखा था लिप्सिंग वाले वॉर में, जो कि हुआ था 1813 में, नेपोलियन हार जाता है और हारने के बाद अपने सारे लेटर्स को वो गिराता चला जाता है। यहाँ पर ध्यान दो, ये देखो ये वाली पार्ट। लिप्सिंग वाले वॉर में नेपोलियन की हार होती है और हारने के बाद वो एक-एक करके अपनी सारी की सारी टेरिटरी वो लूज़ करता जाता है अपने हाथों से, ये देखो, है ना? यहाँ पर लिखा गया है नेपोलियन हियर द रिप्रेजेंट एट पोस्टमैन ऑन दिस वे बैक टू फ्रांस आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लिप्जिंग इन 1830। ठीक है? लिप्जिंग के वॉर वो हारता है और हारने के बाद वो अपनी सारी टेरिटरी एक-एक करके वो लूज़ करते चला जाता है। तो ये तो आपने पहले ही समझा था, पहले वाली वीडियो में। अगर नहीं समझा होगा तो वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अब फिर से आगे आते हैं। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रांग, अ मॉडर्न आर्मी एंड इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी। अब यहाँ पर ये बताया गया ना बच्चों, कि किस तरह से नेपोलियन ने जब पूरे के पूरे फ्रांस को संभालना शुरू किया, वहाँ पर अपनी पावर को स्टोर किया, अपनी पावर को एस्टैब्लिश किया, तब जा कर के उसने अपनी पावर को ज़्यादा इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाया। कैसे बनाया? उसने अपनी एक मॉडर्न आर्मी बनाई और इफ़ेक्टिव ब्यूरोक्रेसी से। अपनी आर्मी के साथ और इफ़ेक्टिव ब्यूरोक्रेसी के साथ में उसने क्या किया कि वहाँ की इकोनॉमी को और भी ज़्यादा डायनेमिक किया और ज़्यादा विस्तारित किया और ज़्यादा फैलाया। साथ ही साथ उसने फ्यूडलिज़्म को, जो वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम चलता था ना, उस फ्यूडलिज़्म को उसने एबॉलिश किया, साथ ही साथ सर्वडम यानी कि गुलामी को भी ख़त्म किया। ये हमने नेपोलियन कोड में देख लिया था, सर्वडम और फ्यूडलिज़्म वर्ड को। कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप, और साथ ही साथ वहाँ पर जो भी ऑटोक्रेटिक मोनार्की एस्टैब्लिश किया था नेपोलियन ने, उसे और भी ज़्यादा मजबूत किया। ठीक है? और भी ज़्यादा मजबूत किया और मजबूत करने के साथ ही साथ उसने वहाँ पर और भी ज़्यादा, ठीक है, अपने रूल्स को फॉलो करवाया, जो उसने 1804 के अकॉर्डिंग अप्लाई करवाया था, जिसे हम नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते थे। अब बात यहाँ पर ये है कि नेपोलियन को वहाँ एस्टैब्लिश किया गया था मोनार्की को हटाने के लिए। 1 मिनट। मोनार्की को हटाने के लिए। लेकिन नेपोलियन ने मोनार्की को हटाया, लेकिन हटाने के साथ-साथ अपना ऑटोक्रेटिक मोनार्की एस्टैब्लिश कर दिया। यानी कि इसको बोलेंगे डिक्टेटरशिप। उसने डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दिया और भी ज़्यादा डिक्टेटरशिप को पावरफुल बनाया। किससे? नेपोलियन कोड 1804 के अकॉर्डिंग। तो अब लोगों को होने लगी परेशानी, दिक्कतें। अब लोगों ने क्या किया कि नेपोलियन के अगेंस्ट जाकर के प्रोटेस्ट निकाले गए और इसी प्रोटेस्ट के साथ में एक इंसिडेंस और हो जाता है 1830 वाला, जो लिप्जी का वॉर था और नेपोलियन हार चुका था। तब जा करके जो मोनार्कियल फोर्सेस थे, यानी कि एग्जांपल के तौर पे यूरोपियन पावर्स थी, जो मैंने आपको मैप में कंट्रीज दिखाई थी ना, उसमें से, तो वो यूरोपियन पावर्स क्या करती हैं 1815 में, ठीक है? यानी कि ब्रिटेन, रसिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, ये 4 देश मिल करके एक साथ नेपोलियन को हराने का काम करते हैं और हराने के बाद वो साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है? यूरोप में। तो जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का मतलब है जो मीटिंग चल रही थी वहाँ पर, उस मीटिंग को होस्ट करने का जो काम था, वो किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने, है ना? अब यहाँ पर बात आ रही है कि द डेलीगेट्स, यानी कि उन लोगों की बात हो रही है कि जिन लोगों ने मिल करके नेपोलियन को हराने का काम किया था। 4 देशों का नाम बीच में आता है, कौन-कौन से? ब्रिटेन, रसिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया। अब इन्हीं को बोला जा रहा है डेलीगेट्स। अब इन्होंने नेपोलियन को हराया तो हराया, लेकिन अब इन्होंने साइन किया ट्रीटी ऑफ वियना को। यहाँ पर देखो, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में साइन किया गया। विद द ऑब्जेक्ट ऑफ
undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War। और उन सारे चेंजेस को बदला गया, यानी कि नेपोलियन वहाँ पर वॉर कर रहा था, तो वॉर के अकॉर्डिंग उसने जो भी चेंजेस वहाँ पर लाए थे, किए थे, उन सारे चेंजेस को क्या किया गया, दोबारा से हटाया गया। यानी कि नेपोलियन के थ्रू लाए गए सारे चेंजेस, जिसमें सिविल कोड 1804 भी था, उन सारे चेंजेस को भी खत्म किया गया। साथ ही साथ ये बोला गया कि बर्बन फैमिली, जिस बर्बन फैमिली को फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान डिस्पोज कर दिया गया था, हटा दिया गया था, उसे पावर में दोबारा से रिस्टोर किया गया। अब बात यहाँ पर ये समझने वाली है, लुई 60 की जो शादी हुई थी वो हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, है ना। तो अब ऑस्ट्रिया का फ्रांस को हेल्प करना जायज़ है, वो बनता है और वो करेगा भी, क्योंकि लुई 60 की शादी किससे हुई थी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से हुई थी। और ऑस्ट्रिया पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था किसको, फ्रांस को। और फ्रांस में जो मोनार्की एस्टैब्लिश था वो था बर्बन फैमिली के अकॉर्डिंग। और बर्बन फैमिली जो वहाँ पर जो रूल कर रही थी, बर्बन फैमिली जो वहाँ पर रूल कर रही थी, उसे ही पावर से हटा दिया गया था ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो दोबारा से उसे पावर में रिस्टोर किया गया। और साथ ही साथ फ्रांस ने जितने भी टेरिटरीज जीत करके अनॉक्स की थी, यानी कि हथियाई थी, हड़पा था, उन सारे टेरिटरीज को फ्रांस से छीन लिया जाता है। और साथ ही साथ फ्रांस की बाउंड्री के, जैसे कि नॉर्थ साइड में, जैसे कि नॉर्थ साइड में साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो इसमें से इस वाले पार्ट पर तो ओशन ही है ना। इस वाले पार्ट में उन्होंने अलग अलग सीरीज ऑफ स्टेट्स सेट किए, अलग अलग स्टेट्स बनाए गए और फ्रांस की बाउंड्री को सीज किया गया। ये बोला गया कि फ्रांस फ्यूचर में अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड नहीं करेगा। साथ ही साथ thus the kingdom of Netherlands, which include Belgium, was set up in north and Geneva was added to Piedmont। यानी कि ये बोला जा रहा है कि नॉर्थ साइड में जो नीदरलैंड है उसे बनाया गया था, जिसमें बेल्जियम इंक्लूडेड था, और साउथ में जेनेवा को दे दिया गया था किसको, पीडमोंट को। पर्सिया वॉज गिवन important new territory on its western frontier, ठीक है, while Austria was given control of in northern Italy, but Geneva Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched। अब यहाँ बोला गया कि पर्सिया को न्यू टेरिटरीज दी गई, ऑस्ट्रिया को मिल गया नॉर्दर्न इटली वाला पार्ट। साथ ही साथ नेपोलियन ने जो छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज को मिला करके 39 स्टेट्स बनाया था, जो हमने जुल्वेरियन वाले में पढ़ा था, उस स्टेट्स को किसी ने नहीं छुआ, अनटच्ड रहे, उस पर किसी ने अपना अधिकार नहीं जमाया। लेकिन उसका जो कंट्रोल था, उसका जो देख रेख की जिम्मेदारी थी, वो सौंपी गई पर्सिया को। इन द ईस्ट रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल पर्सिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी। साथ ही साथ रसिया को पोलैंड वाला पार्ट मिला, ठीक, और पर्सिया को मिलता है सैक्सनी वाला हिस्सा। क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा जो चेंजेस है वो किए गए थे किस लिए, अपनी, यानी कि फ्रांस अपनी टेरिटरी को फ्यूचर में एक्सपेंड ना कर सके। और इसका मेन एम जो था वो ये था कि main intention was restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe। तो मेन ऑब्जेक्टिव था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, मेन ऑब्जेक्टिव था आपका ट्रीटी ऑफ वियना का, कि मोनार्की को पावर में फिर से रिस्टोर किया जाए और कंजर्वेटिव ऑर्डर से यूरोप को, यानी कि फ्रांस को फिर से चलाया जाए। तो ये पूरा हुआ आपका ट्रीटी ऑफ वियना, है ना। अगर आप इसे और समझना चाहते हैं, क्लियर है ये चीज़? आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब सीधा हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है द रिवॉल्यूशनरीज़। ये वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है ना? इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसे। अगला टॉपिक है आपका द रिवॉल्यूशनरीज़। क्लियर है ये चीज़? ठीक है? यहाँ पर ये है, ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो भी लोग मिल करके, ठीक है, 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनके नेता बनते हैं, अब उनमें डर फैलने लगा। डर इसलिए फैलने लगा कि 1815 के बाद में दोबारा से वहाँ पर मोनार्की इस्टेब्लिश कर दी जाती है। अब मोनार्की में
लोग खोज-खोज करके, राजा खोज-खोज करके उन सारे लोगों को मरवाना शुरू करता है, जिन लोगों ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था या रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, और सारे के सारे वो नेशनलिस्ट, लिबरल नेशनलिस्ट जो हैं वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, है ना? अंडरग्राउंड हो जाते हैं किस चीज़ से? डर से कि फिर से मोनार्की रिस्टोर हो चुका है, रिस्टोर कर दिया गया है और उन्हें खोज-खोज के मारा जाएगा। द सीक्रेट सोसाइटी sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas। और साथ ही साथ फ्रांस के बाहर बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज बनाए गए। सीक्रेट सोसाइटी का मतलब होता है गुप्त संस्थाएं। सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया गया ताकि फ्रांस के बाहर बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी यानी गुप्त संस्थाएं बनाई जा सके, जिसमें लोगों को ट्रेन किया जाएगा और उन्हीं ट्रेन लोगों को दोबारा से फ्रांस में ला करके रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया जाएगा। तो इस वाले चीज़ के लिए सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया गया। अब आगे देखते हैं इसमें। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress। और उन सारे के सारे रिवोल्यूशनरीज जो सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू ट्रेन किए जा रहे थे, उनका मानना ये था कि वो फिर से उन मोनार्कियल फॉर्म्स को उखाड़ फेंकेंगे, हटा देंगे, जिसे ट्रीटी ऑफ वियना के बाद दोबारा रिस्टोर किया गया था। साथ ही साथ एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, ठीक है? और वो लड़ेंगे किस चीज़ के लिए? फ्रीडम के लिए और लिबर्टी के लिए, यानी कि आज़ादी के लिए, ठीक है? और फ्रीडम, इन दोनों का मतलब एक ही होता है देखा जाए तो। लिबर्टी का मतलब भी आज़ादी होता है और फ्रीडम का मतलब भी आज़ादी ही होता है। इन दोनों चीज़ों के लिए लड़ा जाएगा। साथ ही साथ revolutionaries also saw the creation of national state as a necessary part of the struggle for freedom। अब बात किया गया कि रेवोल्यूशनरीज ने देखा कि नेशनल स्टेट बनाने के लिए जो नेसेसरी चीज़ें हैं, ठीक है? यानी कि उन्हें अगर अपने जगह पर अपने स्टेट को एक नेशन स्टेट बनाना है, एक नेशन स्टेट उन्हें बनाना है, तो उसके लिए रिवॉल्यूशन आम बात है, यानी कि रिवॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। तो इसी में से कुछ रिवॉल्यूशनरीज को पढ़ना है हमें। हमें यहाँ पर देखो, one such individual was Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Geneva 1807। ठीक है, यानी कि उस समय जनेवा में जन्म लेते हैं जिस समय जनेवा फ्रांस का पार्ट था, उसे पीडमोंट को नहीं दिया गया था। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। वो मेंबर बनते हैं सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी का। एज अ यंग मैन of 24 he was sent into exile in 1831 for attempting revolution in Liguria। अब बात यहाँ पर यह है कि जब वो 24 साल के थे, ठीक है, तो उन्हें लिंगुरिया में रिवॉल्ट फैलाने के लिए रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने के आरोप में देश से बाहर निकाल दिया जाता है और बोला जाता है कि ये आदमी देश का दुश्मन है। साथ ही साथ ही सब्सिक्वेंटली फाउंड टू मोर अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज, यानी कि उसके बाद इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया। पहला था यंग इटली, कहाँ पर? मार्सलिस में। और दूसरा था यंग यूरोप, कहाँ पर? बर्न में। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा। गोज़ेबे मैज़िनी ने दो सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था। एक है यंग इटली मार्टलिस में, दूसरा है यंग यूरोप इन बर्न में, है ना? whose members were like minded young men from Poland, France, Italy and German state। और उसके जो अधिकतर मेंबर्स बनते थे वो नौजवान ही होते थे, यंग पर्सन्स होते थे। कहाँ कहाँ के? पोलैंड के, पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के और जर्मन स्टेट्स के। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। मैजनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंटेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम्स। अब गोज़ेबे मैज़िनी का ये मानना था कि भगवान ने क्या किया है, इन स्टेट्स को बनाया है एज अ यूनिट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इन स्टेट्स पे सारे के सारे लोग एक साथ रह सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। तो इटली जो कि छोटे-छोटे स्टेट्स में बँटा हुआ था, ठीक है? 7 छोटे-छोटे स्टेट्स में बँटा हुआ था और वो मिल कर के काम कर रहा था और करवाया जा रहा था कुछ प्रिंसली हाउसेस के थ्रू, ठीक है? ऑस्ट्रिया के थ्रू, चर्च के थ्रू। तो यही बात
गज़र मैज़नी ने बोली कि इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम्स। ये बात किसने बोली? गज़र मैज़नी ने। It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nation। कह रही चीज, अब बोला गया कि इटली को एक यूनाइटेड स्टेट बनाया होगा, एक नेशन स्टेट बनाना होगा और उसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी, रेवोल्यूशन करनी पड़ेगी। साथ ही साथ दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिक्स ऑफ इटालियन लिबर्टी। फॉलोइंग दिस मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वेयर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। और साथ ही साथ इन चीज़ों को करने के लिए जो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई, उनके जो ब्रांचेज़ हैं, उसकी जो अलग-अलग शाखाएँ हैं, वो जर्मनी में खोली गई, फ्रांस में खोली गई, स्विट्ज़रलैंड में खोली गई और पोलैंड में खोली गई। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे समझते हैं। ड्यूक मैटरनिक ने डिस्क्राइब किया किसको? गिउसेppe मैज़नी को कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। अब यहाँ पर एक बात समझते हैं कि ट्रीटी ऑफ वियना में जो नॉर्दर्न इटली वाला पार्ट था, नॉर्दर्न इटली वाला जो पार्ट था, वो किसको मिल चुका था? तो वो मिला था ऑस्ट्रिया को। किसको? ऑस्ट्रिया को। यहाँ पर देखो, व्हाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, है ना? यानी कि ऑस्ट्रिया को मिल गया था किसको? कंट्रोल मिल गया था नॉर्दर्न इटली वाले पार्ट पर, ऑस्ट्रिया को कंट्रोल मिल जाता है। और ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? ड्यूक मैटरनिक। यानी कि अगर गिउसेppe मैज़नी अपना रिवॉल्ट स्टार्ट करते हैं सीक्रेट सोसाइटी के साथ में, तो इटली का नॉर्दर्न वाला पार्ट ऑस्ट्रिया के हाथ से निकल जाएगा। अब इसी बात की डर थी उनको, किसको? ड्यूक मैटरनी को। और इसीलिए उन्होंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से गिउसेppe मैज़नी को बोला कि ही वाज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, कि वो सामाजिक व्यवस्था के सबसे खतरनाक दुश्मन है ना? अब यहाँ पर अगर पूरा का पूरा इस गिउसेppe मैज़नी को समझना चाहो, तो ऐसे समझ सकते हो। देखो यहाँ पर इस वाले चार्ट से, चार्ट की हेल्प से देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाया है, उसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि उनका जो बर्थ हुआ था वो कहाँ हुआ था? जिनेवा में 1807। एट द एज ऑफ 24 उनको 1831 में देश से बाहर भगा दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया, ठीक है? पहला कौन था? यंग इटली, और दूसरा यंग यूरोप। यंग इटली को उन्होंने बनाया था मार्सलिस में, और यंग यूरोप को बनाया था उन्होंने बर्न में, है ना? ये चीज़, उस मेंबर अधिकतर उसके जो उससे जो लोग जुड़ते थे, वो जुड़ते थे पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स के लोग। साथ ही साथ मैज़नी का ये मानना था कि भगवान ने, ठीक है, इस स्टेट्स को बनाया है किसके तौर पे? नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। यानी कि सारी मानवता के लिए उन्होंने स्टेट्स को बनाया है, और सारे मानवों को मिल करके एक स्टेट में खुशी से एक साथ रहना चाहिए, ठीक है? पर कंडीशन ये थी कि इससे प्रॉब्लम होने लगती है किसको? ड्यूक मैटरनिक को, जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे। तो मैटरनिक ने किसके बारे में? ड्यूक मैटरनिक ने गिउसेppe मैज़नी के बारे में ये बताया कि वो सामाजिक व्यवस्था के सबसे बड़े दुश्मन है। इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका होगा बच्चों, ठीक है?